गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लोअर इन्वर्टिब्रेट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की इस व्याख्यान माला में आपका पुनः स्वागत है। मैं भवानी शंकर पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी। जंतु वर्गीकरण के सामान्य सिद्धांत की हम चर्चा कर रहे थे। पिछले दो व्याख्यान में मैंने आपको जंतु वर्गीकी के सामान्य सिद्धांत के बारे में बताया और उसके बाद में हमने पंच जगत अवधारणा के बारे में समझा था। मैंने आपको बताया था कि जीवों को बांटने की परंपरा प्राचीन काल से ही रही है और इसी के अंतर्गत R.H. व्हिटेकर ने पंच जगत अवधारणा प्रस्तुत की। उन्होंने संपूर्ण जीवजात को 5 जगतों में विभाजित किया, जिसमें जगत मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया बनाए गए। अब हम आगे जो भी क्लासिफिकेशन की हम चर्चा करेंगे वो हम किंगडम एनिमेलिया के बारे में करेंगे। तो आज इस व्याख्यान के अंतर्गत मैं जंतुओं के वर्गीकरण का आधार, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। पिछले व्याख्यान में मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी जीवों का वर्गीकरण करते हैं तो कुछ मूलभूत लक्षणों को आधार मानकर उनके आधार पर उनको अलग अलग समूहों में विभाजित करते हैं। ये जो मूलभूत लक्षण होते हैं उनको कुंजी लक्षण या की कैरेक्टर्स कहा जाता है। अनेक प्रकार के की कैरेक्टर्स जो हैं वो जीवों में पाए जाते हैं। अब किस कुंजी लक्षण को वर्गीकरण के किस स्तर पर आधार माना जाए, यह एक चुनौतीपूर्ण मसला होता है और इसको हम सही तरीके से तभी कर पाते हैं जब हमें जंतुओं के उद्विकास या इतिहास का पता होता है, हमें उनकी फिजियोलॉजी, उनके एनाटमी, उनके आनुवंशिकी का ज्ञान होता है। तो यहाँ पर हम जंतु वर्गीकरण के प्रमुख आधार कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से महत्वपूर्ण कुंजी लक्षण हैं जिनको आधार मानकर जंतुओं के वर्गीकरण की एक रूपरेखा बनाई गई है। तो कुछ जो महत्वपूर्ण बेसिस हैं या जो आधार हैं उनकी यहाँ पर मैं चर्चा करूँगा। इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं एक दूसरा जो वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, तो इस दो वीडियो के माध्यम से मैं इस पूरे टॉपिक को कवर करूँगा। तो जो महत्वपूर्ण जो बेसिस हैं जंतु वर्गीकरण के, उसमें पहला है जंतु में कोशिका की संख्या, नंबर ऑफ सेल्स जंतु में कितने पाई जाती हैं। पहला जो कुंजी लक्षण है या पहला जो आधार है जंतु वर्गीकरण का, वह कोशिका की संख्या है। उसके बाद में संगठन की कोटि, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी उस जंतु का शारीरिक संगठन किस स्तर तक बना हुआ है, वह कोशिका स्तर का है या उसमें ऊतकों का निर्माण हुआ है या फिर उसमें आगे अंग या अंगतंत्र बने हैं। उसके बाद में तीसरा है सममिति, सिमेट्री, इस प्रकार की सममिति उस जंतु में पाई जाती है। उसके बाद में है देहगुहा की उपस्थिति, अनुपस्थिति व प्रकार। देहगुहा या सीलोम वह उस जंतु में पाई जाती है अथवा नहीं पाई जाती, और यदि पाई जाती है तो वह किस प्रकार की है, उसका परिवर्धन कैसे होता है। उसके बाद में है खंडीभवन या सेगमेंटेशन, जंतुओं का शरीर या उस जंतु का शरीर खंडों में विभाजित है अथवा नहीं है, और यदि विभाजित है तो वह खंडीभवन केवल बाह्य स्तर पर है या वो अंदर भी अंगों को उसी प्रकार से विभाजित करता है। उसके बाद में भ्रूणोद्भव या एम्ब्रियोजेनी। भ्रूणोद्भव से तात्पर्य है कि जब जंतु का परिवर्तन होता है, एक जाइगोट से संपूर्ण जीव का निर्माण की जो प्रक्रिया है वह भ्रूणोद्भव या एम्ब्रियोजेनी कहलाती है। भ्रूणोद्भव के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की घटनाएं होती हैं, वो किसी जंतु में किस प्रकार की होती है और उससे संबंधित जो लक्षण हैं उसके आधार पर जंतुओं के वर्गीकरण को प्रस्तुत किया गया है या उसका वर्गीकरण किया जाता है। उसमें है जनन स्तरों की संख्या, यानी जब भ्रूण या परिवर्तन होता है तो 3 जनन स्तर बनते हैं, एक्टोड्रम, मीजोड्रम व एंडोड्रम। अब इसमें से कितने जनन स्तर उपस्थित हैं, इस आधार पर द्विस्तरीय और त्रिस्तरीय जंतु जो हैं वो पाए जाते हैं। विदलन का प्रकार, टाइप ऑफ क्लीवेज। विदलन आप समझते हो, जाइगोट बनने के बाद में जैसे ही कोशिका विभाजन प्रारंभ होते हैं वे विभाजन विदलन या क्लीवेज कहलाते हैं। ये क्लीवेज किस प्रकार का होता है, ये भी अलग अलग प्रकार के जंतुओं में अलग अलग प्रकार से देखने को मिलता है। तो विदलन का प्रकार कैसा है, इसके आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। उसके बाद में भ्रूणीय कोशिकाओं का भविष्य, फैट ऑफ एम्ब्रियोजेनिक सेल्स। तो भ्रूण में उपस्थित जो कोशिकाएं हैं वो भविष्य में आगे जाके भ्रूण के किस पार्ट का निर्माण करती हैं, और यदि इन भ्रूणीय कोशिकाओं को प्रारंभ में हटा दिया जाए तो क्या संपूर्ण भ्रूण के परिवर्तन में कोई इसका प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है। इसके आधार पर भी जो भ्रूणीय परिवर्तन है वो 2 प्रकार का हो जाता है, तो इसकी हम चर्चा करेंगे। ब्लास्टोपोर का भविष्य, फैट ऑफ ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर वह
भाग होता है या वह छिद्र होता है जहाँ से ब्लास्टुला अवस्था के बाद में गेस्टुला भवन के दौरान कोशिकाएं अंदर की तरफ धंसना प्रारंभ करती हैं या वो अंदर की तरफ उनका गमन प्रारंभ होता है, तो वह छिद्र या वह स्थान जो है वो ब्लास्टोपोर या कोरग्रंथि कहलाता है। कोरग्रंथि जो है भविष्य में भ्रूण की किस भाग का निर्माण करेगा उसके आधार पर भी जो जंतु हैं उनको दो भागों में बांटा जाता है, जिसको प्रोटोस्टोमिया व ड्यूटेरोस्टोमिया कहा जाता है, जिसकी हम आगे विस्तार से बात करेंगे। देहगुआ की उत्पत्ति का प्रकार, मैंने आपको बताया कि भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान जब सीलोम का निर्माण होता है या देहगुआ बनती है तो वह किस प्रकार से बनती है, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। तो ये सभी जो भ्रूणीय परिवर्तन के अंतर्गत आने वाली जो घटनाएं हैं ये अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रकार से होती हैं। इस आधार पर भी जंतुओं का वर्गीकरण किया जाता है। तो यहाँ पर यह अति महत्वपूर्ण होता है कि किस कुंजी लक्षण को वर्गीकरण के किस स्तर पर उसका प्रयोग किया जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि वैसे जंतु वर्गीकरण का एक महत्वपूर्ण लक्षण जो है वो नोटोकॉड का पाया जाना अथवा नहीं पाया जाना है, लेकिन इसका हम प्रयोग कहाँ करें। उसके बाद में भ्रूणीय परिवर्तन के अंतर्गत जो विभिन्न घटनाएं हैं उसमें उसके आधार पर जो जंतुओं में विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं उसका हम किस स्तर पर उसका प्रयोग करें, तो यह एक चुनौतीपूर्ण मसला होता है। यहाँ पर हम किस लक्षण का कहाँ प्रयोग करें इसकी अभी थोड़ी हम चर्चा करते रहेंगे साथ साथ में। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण जो आधार है जंतु वर्गीकरण का, जो पहला और महत्वपूर्ण जो कुंजी लक्षण है वो है जंतु में कोशिकाओं की संख्या। हमने देखा था कि पंचजगत अवधारणा में समस्त जो एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जो जीव थे उनको जगत प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है, लेकिन यहाँ पर जब हम जंतु जगत की बात करते हैं तो जंतु जगत में हम समस्त जीवों को शामिल करते हैं जिनकी कोशिका की संरचना एक जंतु कोशिका के समान होती है, अर्थात उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती तथा वह विषमपोषी होते हैं। तो यहाँ पर भी हम उन एक कोशिकीय जीवों को भी इस जंतु जगत में शामिल कर लेते हैं। हालांकि पंच जगत अवधारणा में उन एक कोशिकीय समस्त यूकेरियोटिक जीवों को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। तो यहाँ पर उन समस्त जंतु समान कोशिकाओं को भी जो चाहे एक कोशिकीय हैं उनको भी हम किंगडम एनिमेलिया में यहाँ पर शामिल करेंगे। तो इस में आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो ये आप ध्यान रखना। तो जंतु कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जो जंतु जगत है उसको हम दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक है प्रोटोजोआ जिसमें समस्त एक कोशिकीय यूकेरियोटिक प्राणी शामिल हैं, और दूसरा है मेटाजोआ जिसमें बहुकोशिकीय जो जंतु हैं वो उनको शामिल किया जाता है। वैसे हमने देखा था कि प्रोटोजोआ को हम प्रोटिस्टा के अंतर्गत भी शामिल कर लेते हैं, क्योंकि ये केवल एक कोशिकीय हैं। बाकी इसकी सारी जो समानताएं हैं वो जंतु कोशिकाओं से मिलती हैं या फिर जंतुओं से मिलती हैं, इस कारण इसको जंतु जगत में भी शामिल कर लिया जाता है। तो प्रोटोजोआ के अंतर्गत समस्त एक कोशिकीय जंतु शामिल किए जाते हैं, जबकि मेटाजोआ में समस्त बहुकोशिकीय जंतुओं को शामिल किया जाता है। तो पहला जो वर्गीकरण का आधार है वो नंबर ऑफ सेल्स है। उसके बाद में दूसरा जो बेसिस है वह है संगठन की कोटि, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। संगठन की कोटि का मतलब है कि हम जानते हैं कि जब किसी एक जीव का निर्माण होता है तो या तो जो एक कोशिका से ही वह जीव बना होता है, तो इस प्रकार के जंतु या इस प्रकार के जीव एक कोशिकीय कहलाते हैं। जब ऐसे एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं मिलकर किसी जीव का निर्माण करती हैं या उस जीव के शरीर में एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं तो वो बहुकोशिकीय प्राणी कहलाते हैं। अब ये कोशिकाएं मिलके आपको पता है कि उत्तकों का निर्माण करती हैं, यानी लगभग समान संरचना और समान कार्य को करने वाली जो कोशिकाओं का समूह जो होता है वो उत्तक कहलाता है। तो उस जंतु में उत्तकों का निर्माण हुआ है अथवा नहीं हुआ है तो वह उसकी जो संगठन की कोटि है वो उत्तक स्तर की हो सकती है। बहुत सारे उत्तक जो मिलके हैं वो किसी अंग का निर्माण करते हैं। जैसे हम मनुष्य की बात करें तो हमारे शरीर में जो भी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे आमाशय पाया जाता है, तो उसमें कई प्रकार के उत्तक हैं। उसमें उपकला उत्तक है, संयोजी उत्तक है, तंत्रिकाएं भी हैं, पेशियां भी हैं। तो कई प्रकार के उत्तक मिलके एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं, तो वह अंग स्तर का ग्रेड होता, ऑर्गेनाइजेशन का स्तर होता है, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। उसके बाद में विकसित जो प्राणी हैं या जो जिनकी संरचना ज़्यादा जटिल होती है उनमें अंग मिलकर एक पूरे सिस्टम का, एक तंत्र का निर्माण करते हैं जो किसी एक विशेष प्रक्रिया को संपन्न करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार के जो तंत्र हैं उस तंत्र तक का जो संगठन का स्तर है वो भी प्राणियों में आगे जो है वो देखने को मिलता है। जैसे हमारे
आहारनाल के जो विभिन्न भाग हैं उससे जुड़ी हुई जो ग्रंथियां हैं, यानी ये सभी अंग मिलकर हमारे पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार हमारी नासिका है, श्वास नली है, फेफड़े हैं, ये मिलकर एक श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। रक्त है, धमनियां हैं, शिराएं हैं, हृदय है, ये सभी मिलकर जो है वो परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के जो तंत्र हैं वो भी प्राणियों में देखने को मिलते हैं। तो वो एक अंग तंत्र या ऑर्गन सिस्टम तक का ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो किसी प्राणी में किस स्तर तक का विकास हुआ है, उसमें संगठन का कौन सा स्तर पाया जाता है, इसके आधार पे भी जंतुओं का वर्गीकरण किया जाता है। तो अब हम जो बहुकोशिकीय प्राणी हैं उसको जिसको हमने मेटाजोआ के अंतर्गत रखा है, तो मेटाजोआ में संगठन की कोटि के स्तर के आधार पे उसको 3 उपजगत में विभाजित किया जाता है, जिसमें पहला है उपजगत एग्नेटोजोआ, उसके बाद में उपजगत पैराजोआ और उसके बाद में यूमेटाजोआ। एग्नेटोजोआ के अंतर्गत उन समस्त प्राणियों को रखा गया है। इसमें एक फाइलम है जिसको फाइलम मीसोजोआ कहा जाता है। इसमें कोशिका स्तर तक का संगठन पाया जाता है। जैसे हम पहले हम एक कोशिकीय प्रोटोजोआ की बात करें, तो प्रोटोजोआ में चूंकि उनका पूरा शरीर एक ही कोशिका का बना होता है, उसमें जितने भी शारीरिक जो गतिविधियां होती हैं या उनकी जो फिजियोलॉजी है वो केवल उस प्रोटोप्लाज्म लेवल तक है, यानी एक प्रोटोप्लाज्म में ही वो सभी गतिविधियां संपन्न हो जाती हैं, उसकी जीव द्रव्य में ही वो गतिविधियां सारी संपन्न होती हैं। तो इस प्रकार का जो संगठन का स्तर है वो जीव द्रव्य स्तर कहलाता है। तो एक कोशिकीय प्रोटोजोअन प्राणियों में संगठन का स्तर जो है वो जीव द्रव्य स्तर तक का होता है। उसके बाद में हम एग्नेटोजोआ की बात करें, तो एग्नेटोजोआ के जो प्राणी हैं वो वैसे बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन इसमें जो है वो कोशिका स्तर पर सभी क्रियाएं संपन्न होती हैं, यानी एक पर्टिकुलर कोशिका कोई एक कार्य करती है, उसके बाद में कोई दूसरी कोशिका किसी दूसरे कार्य से संबंधित होती है। तो इस प्रकार का जो संगठन का स्तर है वो कोशिका स्तर तक का संगठन कहलाता है, यानी अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग कार्य करने के लिए विभेदित होती हैं। उसके बाद में जो दूसरा उपजगत है पैराजोआ, जिसमें संघ पोरीफेरा को रखा गया है। तो पोरीफेरा के प्राणी भी जो हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। इनमें उत्तकों का निर्माण जो है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी जो है वो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो या तो कोशिका लेवल तक का है या फिर उसमें उत्तक लेवल तक का हो सकता है, उत्तक स्तर तक का हो सकता है। तो जो उपजगत पैराजो है जिसमें एकमात्र जो फाइलम है वो फाइलम पोरीफेरा इसमें शामिल किया गया है। तो फाइलम पोरीफेरा में संगठन का स्तर तक संगठन का जो स्तर है वो कोशिका स्तर तक अथवा उत्तक स्तर तक का देखने को मिलता है। उसके बाद में तीसरा जो उपजगत है जिसमें यू मेटाजोआ शामिल किया गया है, जिसको यू मेटाजोआ कहा जाता है। यू मेटाजोआ के अंतर्गत पोरीफेरा के बाद के जितने भी फाइलम हैं, जिसमें सिलेंट्रेटा है, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा, वो सभी इसके अंतर्गत शामिल हैं। तो इसमें जो फाइलम सिलेंट्रेटा और जो निडेरिया हैं, जिसको सिलेंट्रेटा या जिसको निडेरिया भी कहा जाता है, और दूसरा फाइलम टीनोफोरा। तो सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में उत्तक स्तर तक का शारीरिक संगठन पाया जाता है। उसके बाद में प्लेटीहेल्मिन्थीज में अंग स्तर तक का, और एस्केहेल्मिन्थीज और उसके बाद के जितने भी फाइलम हैं उन सभी में अंग तंत्र स्तर तक का ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो यहाँ आप ध्यान देना, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा में टिश्यू लेवल का ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, प्लेटीहेल्मिन्थीज में ऑर्गन लेवल तक, और उसके बाद के जितने भी फाइलम हैं चाहे वो एस्केहेल्मिन्थीज हो, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, उन सभी में कोडेटा, हेमिकोडेटा, उन सभी में ऑर्गन सिस्टम, यानी उन सभी में जो एक शरीर की जो इकाई है उसमें विभिन्न प्रकार के अंग तंत्र देखने को मिलते हैं। तो ये जो शारीरिक संगठन के स्तर वो एक प्रोटोप्लाज्म लेवल से लेकर एक ऑर्गन सिस्टम लेवल तक का जो है वो विभिन्न जंतुओं में देखने को मिलता है। जितना विशालकाय प्राणी होता है, जितना अधिक विकसित प्राणी होता है, उसमें उसी प्रकार से विकसित उसमें ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो दे पाया जाता है। इसके बाद में तीसरा जो वर्गीकरण का आधार है या जंतु वर्गीकरण का जो आधार है वो है सममिति या सिमेट्री। सममिति या सिमेट्री क्या होती है, इसको आप ध्यान से समझना। सममिति वह एक काल्पनिक रेखा होती है जिसके द्वारा किसी जंतु को दो समान भागों में विभाजित किया जा सके। मान लीजिए कि हमें एक सर्किल दे दिया जाए किसी जंतु का, जैसे मान लीजिए कि एक शरीर का जो आकार है वो एक सर्किल या मान लीजिए एक गोले के समान है, एक गेंद के समान है या तरबूज के समान है।
तो हम मान लीजिए कि उसको डिवाइड करें तो ऐसी अनेक रेखाएं हो सकती हैं जो केंद्र से गुजरती हों और उसको विभाजित करती हों। तो इस प्रकार की जो सममिति, तो इस प्रकार की जो रेखा होती है वो सममिति कहलाती है। तो ऐसी कितनी रेखाएं किसी जंतु में हैं जिसके द्वारा हम किसी जंतु को दो समान भागों में विभाजित कर दें, तो वह जो रेखा है वो सममिति कहलाती है। अब सममिति किस प्रकार की पाई जाती है, इसके आधार पर भी जो जंतु हैं उनको वर्गीकृत किया जा सकता है। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनमें ऐसी कोई भी काल्पनिक रेखा नहीं होती है जिसके द्वारा जंतु को दो समान भागों में विभाजित किया जा सके, यानी उनके शरीर की संरचना का जो है वो कोई एक प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता है। तो इस प्रकार के जंतु जो हैं वो फाइलम पोरीफेरा में जो स्पंज हैं उनमें ऐसी कोई काल्पनिक रेखा नहीं पाई जाती जिसके द्वारा उसको दो समान भागों में विभाजित किया जाए। तो इस प्रकार की जो जंतु हैं वो असममित या एसिमेट्रिकल जंतु कहलाते हैं। उसके बाद में जिन जंतुओं में सममिति पाई जाती है वो सममित या सिमेट्रिकल जंतु कहलाते हैं। लेकिन वो सममिति किस प्रकार की है, इसके आधार पे फिर हम सममित जो जंतु हैं उनको फिर अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। उसमें पहले आती है गोलीय सममिति या स्फेरिकल सिमेट्री। गोलीय सममिति का मतलब है कि जिन जंतुओं का आकार एक गेंद के समान या एक तरबूज के समान होता है, उसमें तीनों अक्ष से, हम जानते हैं कि अपने जो है प्लेन पे हैं, या हम तीन अक्ष शामिल करते हैं जिसमें एक्स, वाई और जेड, ये तीन एक्सिस होती हैं, एक्स, वाई और जेड, जिससे अपना बायां दायां आगे पीछे और ऊपर नीचे, वो तीनों एक्सिस हैं। इस पर हम अपना लेफ्ट राइट होता है, उसके बाद में अपना आगे पीछे ये एक दूसरी अक्ष होगी, और ऊपर नीचे ये एक तीसरी अक्ष हो जाती है। तो तीनों अक्ष से अगर किसी जंतु के शरीर को किसी एक काल्पनिक रेखा से विभाजित करें और वह रेखा जो है वो केंद्र से गुजरे, तो इस प्रकार की सममिति जिन जंतुओं में पाई जाती है वह गोलीय सममित जंतु कहलाते हैं। तो अगर शरीर का आकार एक गेंद के समान होगा, एक गोले के समान होगा, तो हम जानते हैं कि उस इस प्रकार के जंतुओं को ऊपर से नीचे कोई रेखा है वो भी दो समान भागों में डिवाइड करती है। वो अगर आगे से पीछे कोई रेखा है वो भी दो समान भागों में डिवाइड करती है, और बाएं से दाएं अगर कोई रेखा है तो वो भी उसको दो समान भागों में डिवाइड कर देती है। तो इस प्रकार के जंतुओं में तीनों अक्ष पर किसी भी काल्पनिक रेखा से जो कि केंद्र से गुजरती हो उसके द्वारा दो समान भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो इस प्रकार के जो जंतु हैं वो गोलीय सममित जंतु कहलाते हैं। ऐसे जंतुओं में ना अग्र और पश्च सतह का विभेदन होता है, ना ही उसमें कोई अधर और पृष्ठ का विभेदन होता है, ना ही उसमें कोई बायां और दायां ऐसा कुछ विभेदन होता है। तो गोलीय समित जो जंतु हैं उनका उदाहरण प्रोटोजोआ के सदस्य जो कुछ हैं उनमें देखने को मिलती है, गोलीय समिति उनमें पाई जाती है। उसमें जो रेडियोलेरियंस जो प्रोटोजोन है वो इसका एक अच्छा उदाहरण है। उनमें गोलीय समिति ये स्फेरिकल सिमेट्री पाई जाती है। फिर दूसरी जो सममिति का प्रकार है वह है अरीय सममिति या रेडियल सिमेट्री। अरीय सममिति वह काल्पनिक रेखा होती है जो इस प्रकार की काल्पनिक रेखाएं जो किसी दो अक्ष पर हों, यानी पिछले में हमने देखा कि तीनों अक्ष पे, लेकिन यहाँ पे केवल दो ही अक्ष पे अगर कोई काल्पनिक रेखा खींचकर जो कि उसके केंद्र से गुजरे और उससे किसी जंतु को अगर दो समान भागों में हम विभाजित कर दें, तो ऐसी सममिति जो है वो अरीय सममिति या रेडियल सिमेट्री कहलाती है। और ऐसे जो जंतु हैं वो अरीय सममित या रेडियल सिमेट्रिक एनिमल कहलाते हैं। तो अरीय सममिति का मतलब है कि यहाँ पर हम किसी दो ही अक्ष पर वह रेखा खींच सकते हैं। मान लीजिए वो एक वाई अक्ष है और दूसरी एक्स अक्ष है। अब यहाँ पर जेड अक्ष जो है उसके द्वारा हम उसको विभाजित नहीं कर सकते। तो अनेक जो सिलेंट्रेटा और पोरीफेरा के सदस्य होते हैं या जो इकाइनोडर्मेटा के सदस्य हैं उनमें ऐसी जो है वो रेखाएं पाई जाती हैं या ऐसी सममिति पाई जाती है, तो वो अरीय सममित जंतु कहलाते हैं। तो यहाँ पर एक ये डायग्राम में आप देखिए, ये अरीय सममिति का उदाहरण है। ये एक सिलेंट्रेटा का प्राणी है, ओरिलिया या जेलीफिश। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस एक्स से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं और इस एक्स से अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये दो समान भागों में विभाजित हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको हम इसको इस एक्स से डिवाइड कर सकते हैं और हम इसको दूसरी जो है